ठीक है, देखो भाई बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का। 12th एनसीईआरटी फॉर नीट, और इसका सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड चैप्टर है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखिए, नाम है फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात की जा रही है। और एंजियोस्पर्म्स की जब बात की जा रही है, फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है, तो उसमें फ्लावर की बात होगी। ऐसा हो नहीं सकता फ्लावर की बात ना हो, क्योंकि फ्लावर ही वो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है। तो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट which appear on maturation of plant, which appear after the growth period, in the maturation phase, when plant become mature, or when it attain reproductive stage। तो फ्लावर है क्या, पहले तो हम ये बात देखते हैं फ्लावर क्या है। अगर ये बात की भाई फ्लावर है क्या, तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि जो स्टेम होता है उसी के टिप पर फ्लावर बनता है, जाकर के साइड में बनता है। शूट का ही एक हिस्सा होता है जो फ्लावर बनाता है। एक ऐसा फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, और कह सकते हैं ये कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है। शूट मतलब स्टेम का पार्ट है। फ्लावर एक कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है, और ये एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये फ्लावर का जो यूज होता है वो मंदिर में भगवान के लिए भी होता है। कोई मर जाता है तो उस दुख में, सौरों में उसका यूज़ होता है, वहाँ पर भी है ना। और लव को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर का यूज़ होता है, यानी कि दुख में, सुख में, पूजा पाठ में, सब जगह इसका यूज़ होता है। अब तो फ्लावर के नाम पर डे भी बन गए भाई। फिर फ्लावर क्या है, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट होता है, और ये वो जगह है जहां पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर होता है वो एक प्रकार का, हम कह सकते हैं, साइट होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। दिस इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या है, ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई फ्लावर एक कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर वो जगह है जहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है। फ्लावर वो जगह है जहाँ पर सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। फ्लावर एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है। फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कि दुख में, सुख में, लव में, हर जगह पर उसका यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ में लाया जाता है। ये बात फ्लावर की हो गई। अब फ्लावर के साथ साथ में एक बात आती है, फ्लोरिकल्चर क्या है। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? जहाँ तक फ्लोरिकल्चर की बात है तो ऐसे प्लांट जो फ्लावर यील्डिंग होते हैं उनका कल्टीवेशन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट, ये हम कह सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर है। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग, ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन जो जिसमें फ्लावर बनते हों, फ्लावर लगते हों, उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। लेकिन फ्लावर एकदम से नहीं बन जाता है। फ्लावर को
फ्लावर के बनने से पहले बड बनती है, तब उसके बाद जाकर के कहीं फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फ्लावर बनती है फ्लावरिंग बड से, पहले फ्लावरिंग बड बनती है और ये फ्लावरिंग बड जो होती है ये चेंज होके फ्लावर बनाती है और इसको कहते हैं एंथेसिस। तो एक टर्म आया एंथेसिस क्या है, ये आपने क्लियर कर लिया। एक टर्म आता है फ्लोरिकल्चर क्या है, ये भी दिमाग में रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। और फ्लावर क्या है ये भी दिमाग में रखेंगे कि फ्लावर एक कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है। तो ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर एक कंडेंस्ड स्टेम है, कंडेंस्ड शूट है। फ्लावर में फ्लावरिंग प्लांट को कल्टीवेट करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लावरिंग बड से फ्लावर का फॉर्मेशन एंथेसिस कहलाता है। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। फ्लावरिंग बड से फ्लावर का बनना एंथेसिस कहलाता है, एंथेसिस कहलाता है। अब ये फ्लावर क्यों बनता है, ये भी एक बात है। फ्लावर बनता क्यों है आखिरकार, कैसे बन जाता है, अचानक एकदम से फ्लावर बन जाता है, ज़रा देखिए उसके बारे में। जहाँ तक फ्लावर के फॉर्मेशन की बात है तो आप ये समझ लीजिए कि फ्लावर तभी बनेगा जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा। यानी कि पहले तो प्लांट की ग्रोथ होती है और जब प्लांट की ग्रोथ होती है इसी को कहते हैं वेजिटेटिव फेज या ग्रोथ फेज। जब ग्रोथ पूरी हो जाती है, तो कह सकते हैं एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, एंड ऑफ प्लांट ग्रोथ फेज इज द मार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन फेज। यानी कि अब कह सकते हैं इसके बाद में जो वेजिटेटिव फेज है इसके बाद में मैच्योरेशन फेज चालू होता है। मैच्योरेशन फेज जैसा कि आप पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, और मैच्योरेशन फेज को ही हम रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं। और इसी रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो कि इसको हम फ्लावर कहते हैं, है ना। इसको हम कह सकते हैं फ्लावरिंग फेज। फ्लावर वो पार्ट है, वो स्ट्रक्चर है जहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। यानी कि जो फ्लावर होता है, ध्यान रखेंगे, फ्लावर बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन स्टेमेंस एंड पिस्टिल रेस्पेक्टिवली। मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टिल कहते हैं, इसको हम कार्पेल भी कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया भाई कि पहले ग्रोथ फेज होती है, वेजिटेटिव फेज होती है, जुवेनाइल फेज होती है, फिर वो मैच्योरेशन फेज में कन्वर्ट होती है, इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं, फ्लावरिंग फेज कह सकते हैं। और इसके बाद जो फेज आएगी दैट इज सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज का मतलब है जब क्या कहते हैं प्लांट ओल्ड हो गया और उसके अंदर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस आते हैं, यानी कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन चालू हो जाता है प्लांट का, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द प्लांट। यानी कि पहले ग्रोथ फेज होती है, फिर मैच्योरेशन फेज होती है, मैच्योरेशन फेज के बाद में सेनेसेंट फेज होती है और सेनेसेंट फेज के बाद में डेथ हो जाती है धीमे धीमे। ये चीज़ हम लास्ट टर्न पर या लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि फ्लावरिंग होती क्यों है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। फ्लावरिंग क्यों होती है, ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले फ्लावरिंग के लिए ध्यान रखें, फ्लावरिंग का डिसीजन होता है। पहले क्या होता है, फ्लावरिंग का डिसीजन होता है बाय द प्लांट। यानी कि पहले प्लांट एक डिसीजन लेता है, पहले प्लांट क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि फ्लावरिंग मुझे करना है कि नहीं करना है। आप देखिए, पहले जैसे बच्चा, ह्यूमन की बात ले लेते हैं, जो बच्चा होता है पहले बहुत छोटा होता है, उसकी आवाज़ कुछ और होती है, उसके हाथ पैर बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन धीमे धीमे वो बड़ा होता है और बड़े होने के बाद फिर वो मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो उसके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, एकदम मैच्योर हो जाता है वो कम्प्लीटली, दाढ़ी मूछ भी उसकी निकल आती है, वॉइस भी उसकी चेंज हो जाती है, वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाता है और सेक्स ऑर्गन डेवलप ठीक हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर भी डेवलप हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकता है।
तो ये सब क्यों हुआ? बचपन के बाद वो एडोलिसेंट स्टेज आती है, और एडोलिसेंट स्टेज का मतलब है बचपन और मैच्योरिटी के बीच की स्टेज, बचपन और एडल्टनेस के बीच की स्टेज होती है, एडोलिसेंट कहते हैं। और इस एडोलिसेंट स्टेज में क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं, बच्चे जब क्या कहते हैं 12 साल के हो जाते हैं, 11-12 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनमें हार्मोनल चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। दाढ़ी निकलने लगती है, मूछें निकलने लगती है, आवाज़ में चेंज हो जाता है, और आवाज़ में चेंज होने के साथ साथ में चेहरे पर पिंपल्स निकलना चालू हो जाते हैं, एक्ने निकलना चालू हो जाते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू चेंज इन द हार्मोनल कंसंट्रेशन इन द ब्लड। इन सब के कारण ये होता है। तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो ये सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं बॉडी में। इसी तरीके से प्लांट में भी ऐसा होता है, पहले फ्लावरिंग का पहले डिसीजन होता है और इसके बाद में उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। इसके बाद हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट में, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट में। और इन चेंजेस के बाद प्लांट में डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसके बाद में प्लांट में डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो हम कहेंगे फ्लोरल प्रिमोर्डिया बन जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डिया, फ्लोरल प्रिमोर्डिया। और जब फ्लोरल प्रिमोर्डिया बन जाता है मतलब फ्लावर के बनने से जस्ट पहले वाली स्ट्रक्चर, फ्लोरल प्रिमोर्डिया से डेवलपमेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस का। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, हिंदी में इसको कहते हैं पुष्पक्रम, पुष्प के लगने का क्रम। पुष्प कहाँ लगता है? फ्लोरल एक्सिस पर। उस फ्लोरल एक्सिस पर पुष्प डायरेक्टली लग जाएगा? नहीं, पहले वहाँ बड बनेगा और बड के बाद वह फ्लावर बनेगा। यानी कि पहले इन्फ्लोरेसेंस बड बनती है, ये कह सकते हैं पहले इन्फ्लोरेसेंस बड बनती है और इन्फ्लोरेसेंस बड के बाद में फ्लावर बनता है। और ये बड से फ्लावर फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एंथेसिस। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। बड से फ्लावर फॉर्मेशन को कहते हैं एंथेसिस। और इस प्रकार से एक फ्लावर का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसे फ्लावर बन गया। तो पहले क्या होता है? प्लांट में फ्लावरिंग का डिसीजन होता है। जब फ्लावरिंग का डिसीजन होता है, हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के साथ साथ में डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होगा तो कह सकते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लोरेसेंस बड बन जाती है, इन्फ्लोरेसेंस बड से फिर फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से तो इतने चेंजेस होते हैं तब जाके कहीं फ्लावर बनता है। फिर से इसको एक बार सुन लीजिए, पहले फ्लावरिंग का डिसीजन होता है, डिसीजन के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होंगे तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। भाई पहले स्ट्रक्चर कुछ और था, बाद में स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। हार्मोनल चेंजेस हुए, पहले मूछें नहीं थी, बाद में मूछें निकल आई, पहले दाढ़ी नहीं थी, बाद में दाढ़ी निकल आई। ऐसे प्लांट के केस में होता है कि भाई जब उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो हम कह सकते हैं वो डिफरेंशिएट हो गया, पहले वाली स्टेज से वो डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि उसमें डिफरेंशिएशन हो गया। और जब डिफरेंशिएशन हो गया तो हम कह सकते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डिया वहाँ पर बन जाएगा, फ्लावर के बनने के जस्ट पहले वाली स्टेज बन जाएगी, जिसमें कि इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कह सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस बन जाती है, मेन एक्सेस बन जाती है, फ्लोरल एक्सेस बन जाती है, जिसमें बड बन जाती है और बड से फिर फ्लावर बन जाता है। इसको कहते हैं एंथेसिस। बड से फ्लावर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एंथेसिस, राइट। तो इस तरीके से कैसे फ्लावर बनता है ये सब कुछ है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट्स। इसको हम कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसको बोल सकते हैं क्या? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ये हेडिंग का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो ये है, और कैसे हुआ वो भी क्लियर है। आपने जान लिया कि फ्लावर क्या है, आपने जान लिया फ्लोरिकल्चर क्या है, आपने जान लिया प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट क्या है। ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। अब बात आती फ्लावर के डिटेल की। देखिए, ये सीक्वेंस दिमाग में रखिएगा, और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक एक चीज़ पढ़ते जाइए। और इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ आप किसी भी
बुक के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे, उसको करने का प्रयास करेंगे, आपसे 90% क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। और थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस एक एक लाइन को, एक एक शब्द को एब्जॉर्ब कर लो, इम्बाइब कर लो, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कहोगे कि यार ये मैंने नहीं सुना था लेक्चर में। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लो, एक एक शब्द को एब्जॉर्ब कर लो, एक एक चीज़ को जो बोर्ड पे लिखा है उसको एब्जॉर्ब कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। और वही अच्छा श्रोता माना जाता है। वक्ता और श्रोता में श्रोता बड़ा होता है, और जो अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा सुनता है, अच्छा श्रोता है, हर चीज़ को कैच कर लेता है, बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेता है, और उसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, बाय थिंकिंग, जैसे भी कर सकते हो आप बार बार रिवाइज करो। और जितने बार आप रिवाइज करेंगे आपके रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपके रिफ्लेक्सेस अगर स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा वो। अब देखें इसके बाद आगे बात आती है फ्लावर की। उसमें जो फ्लावर होता है उसमें एक्चुअल में क्या क्या होता है। जो जहाँ तक फ्लावर की बात है, देखिए सपोज कीजिए कोई मान लो फ्लावर है, कोई है ना, ये मान लेते कोई फ्लावर है इस तरीके से, और यहाँ पर स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये पूरा एक कार्पल है, ये कार्पल है, ये इस तरीके का मान लो स्ट्रक्चर है। और ये पेटल्स हैं, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स लगे हो सकते हैं, इन पेटल्स से लगे हो सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, मान लो ये फ्लावर है। इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं जो कि ग्रीनिश होती हैं, ये जो हैं इनको हम कहते हैं पेटल, इनको हम कहते हैं सेपल, इनको कहते हैं स्टेमेंस, इसको कहते हैं पिस्टल, और इसको कहते हैं कार्पल। इसका जो ग्रुप होता है ध्यान रखिएगा, इसके ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला। इसका जो ग्रुप होता है, इसके ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। इनके ग्रुप को हम कहते हैं गाइनीसियम, और इनके ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोसियम। मतलब ये है, इसमें ये दो पार्ट होते हैं, ये जो दो पार्ट होते हैं, इन पार्ट को हम कहते हैं इसेंशियल होर्ल। ये फ्लावर के इसेंशियल होर्ल हैं। और ये जो पार्ट होते हैं, इनको हम कह सकते हैं नॉन इसेंशियल होर्ल, या कह सकते हैं इनको एसेसरी होर्ल। यानी कि फ्लावर में कुल मिला के 4 होर्ल होते हैं, 4 होर्ल होते हैं। इसेंशियल होर्ल में एंड्रोसियम गाइनीसियम आ गया, और नॉन इसेंशियल होर्ल में, जिसको हम एसेसरी होर्ल कहते हैं, उसमें कैलिक्स और करोला आ गया। ये फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इनमें एक एक चीज़ के बारे में देखिए। स्टेमेंस के ग्रुप को हम एंड्रोसियम कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को हम गाइनीसियम कहते हैं, पेटल के ग्रुप को हम कोरोला कह सकते हैं, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोल सकते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स गिर जाते हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, कैलिक्स करोला डिजेनरेट हो जाते हैं, स्टिग्मा स्टाइल डिजेनरेट हो जाती है, या इसके अंदर ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ केसेस में सेपल्स इनकी कैलिक्स से नहीं गिरता है, जैसे टमाटर बैंगन में लगा रहता है। देखिए इसके आगे अब हम आपको बता दें इन होर्ल के बाद में एक एक स्ट्रक्चर के बारे में। पहले आपको बता दें जैसा स्टेमेंस के बारे में।
जो स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस को अगर हम देखें तो स्टेमेन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एंथर और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये जहां पर जुड़ा होता है उस जोड़ को कहते हैं कनेक्टिव। एंथर होता है, फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट का ये जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। दिस इज प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट का जो लोअर पोर्शन है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो अपर पोर्शन है वो डिस्टल एंड हो गया इसका। ये किसके साथ जुड़ा होगा? ये कोरोला के साथ जुड़ा, यानी कि पेटल्स के साथ जुड़ा हो सकता है, या फिर कह सकते हैं टेपल्स के साथ जुड़ा हो सकता है, यानी कि फ्लावर के पेटल्स हैं इनके साथ जुड़ा हो सकता है, या मान लो टेपल्स हैं, पेरियंथ के टेपल्स हैं उनके साथ जुड़ा हो सकता है। यानी कि इसका जो अटैचमेंट होता है वो पेटल के साथ में हो सकता है, वो टेपल के साथ में हो सकता है। यानी कि जो एंथर है, एंथर का जो फिलामेंट है, फिलामेंट का जो लोअर पोर्शन है उसका अटैचमेंट पेटल या टेपल के साथ होता है, और इसके जो डिस्टल पार्ट होता है, अपर पार्ट इसका क्या हो गया? डिस्टल पार्ट हो गया। ये वाला पोर्शन होता है इसको डिस्टल पार्ट कहते हैं, और इसका अटैचमेंट एंथर के साथ होता है, और जहां पर अटैचमेंट होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। एंथर जो आप देख रहे हैं इसमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि एंथर मोस्टली जो होता है वो मोस्टली कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है, बाई लोब्ड होता है, डाइथीकस बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं, डाइथीकस होता है, ये कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मोनोथीकस भी हो सकता है, ठीक है, ये कह सकते हैं मोनोथीकस भी हो सकता है। मोनोथीकस का मतलब एक लोब होगा इसमें, मोनोथीकस भी हो सकता है। ये होता है इन मालवेसी मेंबर, इन मेंबर ऑफ मालवेसी, मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली। और मालवेसी फैमिली वही है जो चाइना रोज की फैमिली है, कॉटन की जो फैमिली है, मोस्टली बाइलोड होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और सुन लीजिएगा। इसको, ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन के जो ग्रुप होते हैं जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, ये दो तरीके से, अगर ऐसा है एंथर आपस में जुड़े हुए हैं और फिलामेंट भी आपस में जुड़े हुए हैं, सिचुएशन अगर ये है एंथर फिलामेंट सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। और अगर ऐसा है कि एंथर आपस में जुड़े हुए हैं और फिलामेंट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, सिचुएशन ये भी हो सकती है, इसको कहते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। सिनेंड्रस कंडीशन पाई जाती है इन कुकरबिट्स। ध्यान रखना ये सारे एग्जाम्पल, कुकरबिट्स का मतलब है कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर। और सिनजेनेसिस कंडीशन पाई जाती है इन एस्टेरेसी या इन कंपोजिटी, और कंपोजिटी का मतलब है एस्टेरेसी, इसी को बोलते हैं एस्टेरेसी, इसी का नाम क्या है? एस्टेरेसी। एग्जाम्पल इसका क्या है? सनफ्लावर, टगेटस, गेंदा जिसको कहते हैं, ये कंपोजिटी के मेंबर हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली। ध्यान रखना, प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उनमें लार्जेस्ट फैमिली कंपोजिटी है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर इसी फैमिली के हैं। कुकरबिट्स में, यानी कि कुकरबिटेसी फैमिली में वो मेंबर होते हैं जैसे घिया मतलब लौकिया, तरोइया, है ना, ये जो बेल वाले पौधे होते हैं, कद्दू मतलब पम्पकिन, ये सब कुकरबिट्स होते हैं। तो कुकरबिट्स में जो स्टेमेन होता है उसका एंथर भी आपस में जुड़ा होता है और फिलामेंट भी आपस में जुड़े होते हैं। इस कंडीशन को सिनेंड्रस कंडीशन कहते हैं और इस कंडीशन को सिनजेनेसिस कंडीशन कहते हैं। जब एंथर आपस में फ्यूज होते हैं लेकिन फिलामेंट फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं, इसको हम सिनजेनेसिस कंडीशन कहते हैं। और ऐसा कंपोजिटी में होता है, सनफ्लावर में होता है, टगेटस में होता है। कंपोजिटी का दूसरा नाम एस्टेरेसी होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है अच्छी तरीके से। जहां पर एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं उस पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव। ध्यान रखना, कनेक्टिव क्या है यहीं पे आपको हम बता दें। व्हाट इज कनेक्टिव? कनेक्टिव इज द साइट
of filament, site of attachment of filament with एंथर। ये वो जगह है जहां पर एंथर के साथ फिलामेंट जुड़ता है। और अगर ये कहा जाए भाई इसमें इस स्टेमेन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो कह सकते हैं भाई इसके अंदर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल से, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हालांकि टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, और इसी प्रकार से स्टेमेन के एंथर में भी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अगर इस एंथर का हम सेक्शन काटें तो एंथर कुछ इस प्रकार से हमें नजर आएगा, ऐसे ये एंथर कुछ ऐसा नजर आएगा, ये टेट्रागोनल टाइप का ऐसा नजर आता है, और इसमें यहाँ पर एक कनेक्टिव होता है इस जगह पर जहाँ पर फिलामेंट जुड़ा रहता है। इसके 4 कॉर्नर पर गोल गोल 4 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। दिस इज एन एंथर। आप देखिए ध्यान से, इसमें एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, यानी कि कॉमनली 2 लोब होते हैं, एक लोब ये वाला और एक लोब इधर वाला। बाई लोब्ड एंथर होता है, इसको हम डाइथिकस कहते हैं, और यहां पर ये एक कनेक्टिव होता है, और उस कनेक्टिव के साथ में फिलामेंट जुड़ा होता है। ये जो फिलामेंट होता है इस एंथर के साथ जुड़ा होता है, और जहां जुड़ा होता है उस पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव। इसके एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, तो दोनों लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। सो दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और ये कॉर्नर पर होते हैं। इन्हीं को हम जब इनका थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो जाता है तो इसी को हम कह सकते हैं क्या, पोलन सैक। इन्हीं को हम पोलन सैक कह सकते हैं। लेकिन पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया है एक ही चीज़, लेकिन अंतर थोड़ा सा है, और थोड़ा सा अंतर वो क्या है, वो ये है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है और पोलन सैक डेवलप स्ट्रक्चर होता है। यानी कि एडवांस स्ट्रक्चर अगर इसमें कहा जाए तो हम कहेंगे पोलन सैक होता है। एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन सैक होता है, और प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। हालांकि वो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही लोकेशन होती है। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अगर एंथर डाइथिकस होता है, अगर एंथर बाइलोब्ड होता है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अगर एंथर मोनोथिकस हुआ तो क्या होगा। अगर एंथर मोनोथिकस होगा तो केवल 2 ही स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, बस, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो भाई ये बात हो गई स्टेमेंस के बारे में। मोनोथिकस एंथर क्या होता है, डाइथिकस क्या होता है, सिंजेनेसिस क्या होता है, और सिलेंडर्स क्या होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है। ये जो स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट क्या होता है, मतलब ये जहां पर भी डेवलप हुआ है, एंथर के अंदर डेवलप हुआ है, ये इसका डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से होता है। एंथर का डेवलपमेंट, सॉरी एंथर का कह रहे हैं, एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है, एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से होता है। हाइपोडर्मल सेल्स का मतलब है एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होती हैं उनको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है नीचे, और डर्मिस मतलब एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो नीचे हाइपोडर्मल पार्ट होता है, उस हाइपोडर्मल पार्ट की जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स से माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, और चारों कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलप होती है। और इस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यानी कि यू स्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से होता है। एंथर के ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। इसी को कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। जबकि टेरिडोफाइट के केस में, स्पोरेंजिया, फर्न के केस में जो स्पोरेंजिया डेवलप होती है वो एक सेल से होती है, ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से नहीं होती है, सिंगल सेल से होती है। इसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट, जो आप टेरिडोफाइट्स में, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो इतना मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया फ्लावर के बारे में, और इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।